नमस्कार, एजेंडा टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। सफल व्यक्ति वही है जो सुबह उठकर पहले यह तय करता है कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं और शाम तक वह उन सारे कामों को कई परेशानियों के बाद भी पूरा कर लेता है। तो आइए इस विचार के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हर दिन की तरह हम आपको वो खबरें तो बताएंगे ही जो आपके दिन के एजेंडा को कारगर बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। साथ ही चर्चा और विश्लेषण करेंगे उन ठोस मुद्दों पर जो आपकी जिंदगी को, आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं क्या ताज़ा अपडेट्स हैं, क्या खबरें हैं। भारत ने फिर एक बार बेहद स्पष्ट शब्दों में चीन को यह समझा दिया है कि यदि यथास्थिति बदली तो होगी प्रतिक्रिया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री ने एक एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में ये बातें कहीं। आपको बता दें कि एक दिन पहले भारत में चीन के राजदूत सुन वीडोंग ने कहा था कि तनाव घटाने की जिम्मेदारी भारत की है। तो उसके जवाब में भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि आप तनाव घटाने की जिम्मेदारी दरअसल चीन की है। लद्दाख में थल सेना और वायुसेना का अभ्यास जारी है। और साथ ही एक खबर और है जो कल से चल रही है कि अमेरिका ने जर्मनी से हटाकर एशिया में अपने 25,000 फौजी उतार दिए हैं। दरअसल यूरोप में उसके 52,000 फौजी हैं। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीन उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। दरअसल इस रीजन में वियतनाम, इंडोनेशिया और दक्षिण चीन सागर को लेकर उनका इशारा था। साथ ही बात करें कोरोना की तो देश में अब कोरोना संक्रमितों की टोटल संख्या 5 लाख पार कर गई है। और अब हम सिर्फ अमेरिका, ब्राज़ील और रूस से ही बस पीछे हैं। तो थोड़े दिनों बाद हम रूस से आगे हो जाएंगे। पिछले एक दिन में जो पिछले शुक्रवार सुबह तक का जो आंकड़ा है 17,000 मरीज एक दिन में, यह रिकॉर्ड संक्रमित मरीजों की संख्या है, सामने आए हैं। और एक सप्ताह की बात करें तो 15,000 से ज़्यादा औसत मरीज रोज़ सामने आ रहे हैं जिन्हें हम कोरोना पॉजिटिव कह रहे हैं। और इस कोरोना से होने वाली मृत्यु का आंकड़ा यदि हम देखें तो 4 दिन से औसत 400 मौतें रोज हो रही हैं। और जांचें, ICMR का दावा है कि कल उसने 2 लाख सैंपल लिए हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अब 2 लाख जांचें रोज की ओर भारत लगभग बढ़ चुका है। और यह जो टारगेट है ICMR का वह 4 लाख जांचें रोज करने का है। और रिकवरी दर जो है वह 58.2% है। तो यहाँ थोड़ा सा हमें एक तरीके से राहत की बात है। और 10वीं और 12वीं के नतीजे 15 जुलाई तक घोषित हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE और दूसरे बोर्डों के उस पर मोहर लगा दी कि परीक्षाएं ये निरस्त की जाती हैं। और साथ ही अब कोई परीक्षा नहीं होगी बाकी। तो पिछले जो पेपर हो चुके हैं उसमें जो 3 पेपर हुए हैं उनके जो दी बेस्ट नंबर होंगे उसके आधार पर आपका रिजल्ट अब घोषित होगा। साथ ही हम राजस्थान की बात करें तो DIG के बंगले से जो बंधी का खेल था उसमें अब DIG भरतपुर रेंज लक्ष्मण गौड़ को APO कर दिया गया है। और खुलासे हुए हैं कई उनके मामले में। बात करें मानसून की तो 12 दिन पहले ही मानसून ने पूरे भारत को एक तरीके से कवर कर लिया है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। तो इन्हीं सब खबरों पर चर्चा और विश्लेषण के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक शरद शर्मा जी। शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पूर्वी लद्दाख, और हम कह सकते हैं कि 2 महाशक्तियां जो हैं वह अपने अपने एक तरीके से अब पीछे हटने को तैयार दिख नहीं रही हैं। एक दिन पहले चीन के राजदूत ने कहा कि तनाव घटाने की जिम्मेदारी भारत की। तो भारत के राजदूत जो हैं चीन में, जिनका नाम है विक्रम मिस्री, उन्होंने साफ कहा कि यह सारी जिम्मेदारी चीन की है और उसी ने हालात ख़राब किए हैं। और यदि यथास्थिति चीन ने बदली तो प्रतिक्रिया होगी। अब इस प्रतिक्रिया के क्या मायने? देखिए, सीधी सी बात है, वर्चस्व की लड़ाई है। अब कुल मिला के साउथ एशिया में कि कौन बॉस है। और काफ़ी हद तक ये है कि इंडिया जो है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी हद तक चीन को टक्कर देने में सक्षम है। पूर्ण रूप से नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी सक्षम है। और किसी देश की इतनी हिम्मत नहीं है कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या नेपाल की बात करें या श्रीलंका इस रीजन में, एशिया में तो देखिए सीधी सी बात, साउथ एशिया में जो सबसे बड़ा एक तरह से कहा जाए ना कि देश जो है जो चीन के सामने खड़ा हो सकता है वो भारत है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी अगर हम बात करें कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैक्सिमम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो ग्राहक हैं वो भारत में भी बहुत हैं जितने चीन में हैं। तो एक मार्केट जो है वो एक बड़ा मार्केट है तो एशिया फिर में। इस सब के पीछे देखिए जो हुआ सामने 1979 मतलब वियतनाम युद्ध के बाद
कोई खबर ऐसी नहीं आई है जिसमें चीन ने अपने सैनिक इस तरीके से मारे गए हों उनके। जी। और गलवान घाटी में जो झड़प हुई उसमें चीन सीधे सीधे जिम्मेदार है कि 6 जून को जो कोर कमांडर्स की बैठक में तय हो गया था, जो इस तरीके के टेंशन पहले रिलीज हो जाते थे इस तरीके की बैठक के बाद में। तो एक तो ये है कि क्या ये तात्कालिक स्थितियां बनी वहाँ जिससे झड़प हुई, लेकिन विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तात्कालिक तो नहीं थी, ये जो है पूर्व प्रायोजित थी। देखिए, पूर्व प्रायोजित थी, पूर्व नियोजित एक कहा जाएगा इसको वैसे बेसिकली, क्योंकि करीबन 2 महीने से ये बात चल रही थी कि चीन घुस रहा है और एक नहीं 3 फ्रंट पे ये बात चल रही थी, जो कि धीरे धीरे खुल के सामने आ रहे हैं। सिक्किम में और सिक्किम की 2 जगह झड़प हो चुकी थी। सिक्किम में झड़प हो चुकी थी, डोकलाम हम 17 में झेल ही चुके थे, उस वक्त आमने सामने हो ही चुके थे। तो ये लगातार एक तनाव वाली बात थी। और फिर रही सही कसर जो ये लद्दाख का एरिया है, तो धीरे धीरे चीन ये प्रयास कर रहा है कि तीनों कोनों से भारत को घेरा जाए, और उसकी स्ट्रेटेजी जो है वो मेन अभी जो कोरोना के टाइम में जो आ रही है, उसका बेसिक रीज़न मैं यही मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो चीन से कंपनियां बाहर आ रही हैं उनको एशिया में कहीं जगह ना मिले, इस तरह का वातावरण। यानी भारत को एक तरीके से इस एरिया को वार जोन के रूप में घोषित करवा दिया जाए कि यहाँ कभी भी कुछ हो सकता है। वार जोन मान सकते हो, अशांत क्षेत्र मान सकते हो। अशांत क्षेत्र वही हिंदी में तो, अशांत क्षेत्र। तो उसमें यही है कि कंपनियों को कहीं ना कहीं अंदर से एक थ्रेट दी जा रही है कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो हो सकता है भविष्य में आपको जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसका नुकसान ही भुगतना तो फिर यदि हम इस थ्रेट को देखें तो कोरोना वायरस वह भी एक थ्रेट है पूरी दुनिया को। तो क्या चाइना इस तरीके से इतनी महाशक्ति अब होने जा रहा है कि दुनिया में वही होगा जो चाइना चाहेगा? देखिए, वर्ल्ड की इकोनॉमी में आज की तारीख में अपर हैंड चाइना का है। चाहे कोई भी देश कितनी ही बड़ी बात कर ले, लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो अपर हैंड चाइना का है। वर्ल्ड में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहाँ पे चाइना ने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है। इंडिया की हम बात करें तो ऑलमोस्ट आप देख लीजिए जितने स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं उसमें कहते हैं 30-70% जो है 40-70% के करीब रेशो मानते हैं कि उसमें स्टार्टअप्स में चाइना का है। लेकिन ये जो चाइना की इकोनॉमी है उसको लेके जो बात होती थी कि आने वाले दिनों में जो अमेरिकी महाशक्ति है, अमेरिका है, उसे कोई चुनौती देगा तो सीधा चाइना दे रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये सब कोरोना से पहले था। कोरोना ने जो हाहाकार मचाया है कि जान पे बनाई, बिना युद्ध लड़े ही एक तरीके से आप सारा यूरोप देखो पस्त पड़ा है। तो ऐसे में जैसे अभी जो खबर आती है कि अमेरिका जर्मनी से सैनिक अपने हटाकर एशिया में, और सीधे सीधे उनके विदेश मंत्री बोल रहे हैं कि चाइना जो है इस रीजन में उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल। तो क्या ये बदली हुई स्थितियां हैं जिसमें एक तरफ आपका मित्र रूस भी है जो अभी आपके रक्षा मंत्री होके आए हैं, और दूसरी तरफ तत्काल अमेरिका ने इस तरीके का बयान आ जाना कि हम अपने फौजी वहां उतार रहे हैं, एक तरीके से वो आपको सपोर्ट कर रहा है। तो आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं बदली हुई परिस्थितियों में? क्या सारा मतलब जो अतिरिक्त चाइना के अलावा वो चाइना की तरफ झुकेगा या चाइना के खिलाफ खड़ा होगा या वो तटस्थ रहेगा इस मामले में? देखिए, रशिया तो पहले ही क्लियर कर चुका है वो तटस्थ है इस मामले में। जो अभी रक्षा मंत्री जाकर भी आए उस समय भी ऐसी कोई बयानबाजी ना तो हुई, ना कोई ऐसा कुछ कहा गया कि चाइना को कोई थ्रेट दी जा रही हो या समझाया जा रहा हो। रशिया की तरफ से एकदम से न्यूट्रल होकर बैठे हैं वो, ना चाइना अभी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मध्यस्थ। हाँ, वो न्यूट्रल होकर बैठे हैं बिल्कुल कि उनको कोई मतलब नहीं है, आपस में तय कर लो। पहली चीज़ ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका का तो शुरू से ही लगातार मतलब आमना सामना हो रहा है चाइना से, और आज की तारीख में एक तरह से मान लिया कि फाइनल स्टेज पे है, क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमी के फ्रंट पे पछाड़ा है ऑल ओवर वर्ल्ड को चाइना ने अकेले पछाड़ दिया है कि धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप इकोनॉमी पे कंट्रोल कर लो। आज छोटे छोटे देश जो हैं वो क्यों इंडिया के खिलाफ हो रहे हैं या इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं, इसका रीज़न यही है कि वहाँ पे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इतना हो चुका है कि अब एक तरह से गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का काम ही वो कर रहे हैं। अब नेपाल जो कहता है कि हमारा सीमा विवाद है, आज से पहले तो कभी हुआ नहीं, आज से पहले कभी नेपाल ने पूछा भी नहीं, और हमारी तो बिना पासपोर्ट के आवाज आई थी उस पर। और अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये टेंशन बढ़ रही है। अब उनकी सीमा पर सेना गश्त कर रही है। वही कह रहा हूँ, हमको कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पाकिस्तान अचानक एक से नई खबर आई है वहाँ से कि संसद में जो है वो हिंदी भाषा को एक तरीके से बैन करने का प्रस्ताव ला रहे हैं उनके प्रधानमंत्री, जिस पर नेपाली सांसद ने पूछ लिया क्या चीन से निर्देश आए हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ ना। और ये स्थिति है। उसके बाद ये है कि अब जो बात चली है करीबन 30 एकड़ जमीन पे वो अपना एक कहते हैं ना सैन्य ठिकाना भी बनाने की तैयारी कर चुका है। तो वो भी अपने आप में सोचने वाली बात है कि नेपाल की तरफ से भी हमें तो फिर हम इसको ऐसे समझें कि ये जो गलवान घाटी में चीन और हम आमने सामने हैं, हमारा युद्धाभ्यास भी चल रहा है एक तरीके से, थल सेना और वायुसेना लगातार अभ्यास कर रही है, आपके चिनूक और वो सब हेलीकॉप्टर अपाचे उड़ रहे हैं। तो क्या ये असल निशाना मतलब अमेरिका है चीन का? आपको
को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जैसे ही उसने आपके ऊपर दबाव बढ़ाया, अमेरिका ने तुरंत अपने फौजी एशिया में उतारे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चाइना वर्सेस अमेरिका ही है, हम इसमें बीच में सैंडविच बनेंगे। देखिए, हमेशा से ये रहा है कि चाहे अमेरिका हो या यूरोपियन कंट्री हो या चाइना हो, उनका मेन उपभोक्ता जो है सामानों का, वो साउथ एशिया में है। हम पाकिस्तान कह सकते हैं, हम भारत कह सकते हैं, हम बांग्लादेश कह सकते हैं, हम श्रीलंका कह सकते हैं। इन लोगों का जितने सामान की खपत होती है वो मुख्य रूप से यही हो रही है, और चाइना किसी भी तरीके से इस पकड़ को छोड़ना नहीं चाहता। तो क्या फौजें लगा के वो भारत के बाजार को कब्जा सकता है? भारत नेपाल नहीं है, भारत भूटान नहीं है, और भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि गलवान घाटी से यदि आप यथास्थिति को नहीं पहुंचेंगे तो प्रतिक्रिया होगी। देखिए, हम बहुत ज़्यादा डिले कर चुके हैं इस मामले को। जिस तरह से इन्वेस्टमेंट चाइना का पिछले 6-7 साल में बढ़ा है इंडिया में, उस हिसाब से हमको पहले से अलार्मिंग सिचुएशन थी और हमें तो ये तो जॉर्ज फर्नांडिस उस समय कह गए, मुलायम सिंह यादव बार बार सदन में कहते रहे, लेकिन किसी ने कान में एक तरीके से इस बात को डाला ही नहीं कि आपका असली शत्रु जो है वो चाइना है, पाकिस्तान नहीं है। देखिए, वही बात है ना, हम सिर्फ एक पाकिस्तान पर निगाह टिकाए बैठे रहे और चाइना पिछले दरवाजे से पूरी घुसपैठ कर चुका है। आज की तारीख में हमारी इकोनॉमी कोलैप्स करने में चाइना को 2 मिनट नहीं लगेंगे। आज की तारीख में ये स्थिति है। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि कंप्यूटर, हम आईटी सेक्टर की बात करें कि कंप्यूटर वगैरह की जो एसेसरीज वगैरह जो आती है वो मैक्सिमम हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और आप देखिए कि ये तनाव के बाद से उस मार्केट में एसेसरीज मिलना मुश्किल हो गई हैं। हर जगह जवाब ये आता है कि चाइना से अभी इंपोर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए क्राइसिस है। और छोटे छोटे उपकरण जो हम बात करते हैं, तो हमने शरद जी सोचा क्यों नहीं, बात 5G की चल रही है, और 5G में जो चाइना की 2 कंपनियां हैं बड़ी, उनको भी हमने एक तरीके से यहाँ बिड डालने के लिए बुलाया हुआ है। और वो मतलब यहाँ उन्होंने जिसको कहते सैंपल के तौर पर उन्होंने अपना काम किया है। तो अब जब 5G जैसा संवेदनशील कि आप अपना सारा सिस्टम एक तरीके से, और तो हमने सोचा नहीं कि ये जो आपका पड़ोसी है वह आपकी पीठ में खंजर, मतलब कोई हमारे लिए एक्सक्लूसिव बात तो है नहीं, गलवान में उसने पीठ में खंजर घोंपा, आप खंजर घोंपे जाते रहे, फिर भी हम उन्हें बुलाते हैं। देखिए, संचार के क्षेत्र की हम बात करें तो मैं ये मानूंगा कि हमारी बैकबोन थी BSNL, जिसको 2014 से लेकर आज तक हम 4G अवेलेबल नहीं करवा सके, जो कि एक तरह से कहते हैं ना कि हमारा सरकारी तंत्र का एक कंट्रोल होता पूरे संचार तंत्र पे, वो कंट्रोल हमारा खत्म हो चुका है, क्योंकि BSNL को हमने आज भी 3G पर रखा हुआ है, 4G तक नहीं दिया स्पेक्ट्रम उसको। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम सरकारी तंत्र तो फेल कर चुके हैं। प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियों में अब आप ढूंढते रहो उसमें कि किसमें चीनी का इन्वेस्टमेंट है। आप ये बताइए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के मामले में भारत से ज़्यादा बड़ा महान मुल्क कोई है क्या? अमेरिका की सिलिकॉन वैली हो, आपका कोई भी सॉफ्टवेयर हो, बिना भारत के मतलब वो सर है मैन पावर हमारे यहाँ उसके बेस्ट है। बावजूद हम अभी भी निर्भर हैं चाइना पे, हम निर्भर हैं अमेरिका पे। तो दुश्मन बाहर है या दुश्मन अंदर है? देखिए, दुश्मन तो अंदर ही बैठा गया है, अब तो आ चुका आपके अंदर। आप कितना बचोगे उससे? सिर्फ मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया नारे लगाने से थोड़ी बन जाएगा। अब मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, ये सिर्फ कि आईटी सेक्टर वाला, कि आप हार्डवेयर के उसमें देखिए, आपको वही नहीं मिल रहा है, एसेसरीज नहीं मिल रही है आपको, सिर्फ इसलिए क्योंकि चाइना से इंपोर्ट बंद हो गया है आपका या कम हो गया है। आपके तो टूल्स भी चाइना के, आप हथौड़ा यदि खरीदने जाएं और आप उससे कह दें कि जरा अच्छा सा हथौड़ा दीजिए, तो जो हथौड़ी सामने आएगी उस पर मेड इन चाइना ही लिखा होगा सीधा। और उस पर अभी राजस्थान पत्रिका ने कुछ दिन पहले खबर की थी कि राजस्थान मतलब ग्रेनाइट के मामले में बहुत बड़ा उद्योग है, बहुत बड़ी खदान यहाँ, उसके जो कटर हैं वो मेड इन चाइना है। अब ये सारा साजो सामान आप कह सकते हैं कि मतलब चाइना के सामान का बहिष्कार करो, ये जरूरत भी करो, लेकिन करने के बाद फिर क्या? देखिए, चाइनीज़ कंपनी कहाँ नहीं है। आपके पावर सेक्टर में चाइनीज़ कंपनियां घुसी हुई हैं, आपके माइनिंग सेक्टर में चाइनीज़ कंपनियां घुसी हुई हैं, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करो तो हमने क्या किया इस बीते सालों में? सर हम दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूँ मैं, 70 में से इनके साल घटा लो तो हम जाति, धर्म, मंदिर और सब, बस ये परिवार बस, और एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, जम के गालियाँ देना एक दूसरे को। देखिए, सीधी सी बात है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी नवरत्न कंपनियां हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसके ऊपर अभी गाज गिर रही है लगातार, चाहे वो पेट्रोलियम की हो, चाहे आपका BSNL मान लीजिए, आपका इंडियन एयरलाइंस बर्बाद हो ही चुका है पूरा, एक तरह से बेचने के कगार पे, यार बेच ही रहे हैं हम उसको। कोरोना नहीं आता तो अभी तक तो सौदा हो गया होता। और इकोनॉमिक क्राइसिस में हम LIC को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उसके अलावा भारत पेट्रोलियम की हम बात करें तो उसके हम 52% शेयर जो हमारे पास है वो बेच रहे हैं, उसका रिफाइनरी भी जाएगी उसकी। तो हम तो जो हमारे एसेट्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं, उसको स्ट्रेंथन करने की बजाय।
और जब तक वो कहते हैं ना कि एक सरकार के पास बैकबोन के नाम पे कोई चीज़ होनी चाहिए या अल्टरनेट होना चाहिए। तो बैकबोन आपके पास है कहाँ? बैकबोन तो आपकी देखिए, जो एक आम आदमी की बैकबोन उसकी बचत होती है वो तो सब निकलवा ली गई। बिल्कुल। ये कोरोना में वो शान से खड़ा हो जाता है यदि उसके पास बचत होती। देखिए ये 4 साल पहले जो हुआ नोटबंदी के नाम पे, आपकी सारी बचत कुछ नहीं है। तो कोरोना में जब किसी व्यक्ति का जॉब गया या किसी व्यक्ति की दुकान टोटली बंद हो गई, उसके पास कुछ है ही नहीं। उसकी पत्नी के गले में चैन नहीं है, उसके हाथ में अंगूठी नहीं है, उसके हाथ में घड़ी नहीं है, ये जो उसकी, और उसके पास कोई डाक आवर्ती जमा नहीं है, उसके पास कोई एफडी नहीं है, क्योंकि आपने ऐसा माहौल बना दिया कि साहब अब कोरोना आ गया। देखिए सीधी सी बात है, आप देखें वैश्विक मंदी आई थी 2006 से 12 के बीच में, उसका सबसे कम इफेक्ट इंडिया पे पड़ा था। उसका रीज़न यही था कि जो घरेलू बचत थी उससे आदमी कहीं ना कहीं पार लग गया था। और हमारी सोच भी ऐसी है कि पहले हम भारत घर का सोचते ऐसा हैं। कोई घर नहीं था जहां 100 रुपए और 200 रुपए की डाक आवर्ती जमा योजनाएं न चलती हों। बिल्कुल। हर गली में एक एजेंट रहता था। घर में महिलाओं को, देखिए भारत में काम, मतलब हाउसवाइफ बिल्कुल हाउसवाइफ रहती, वो कभी पोस्ट ऑफिस नहीं जाती थी, बिल्कुल। लेकिन उसे पता होता था कि अगले 4 महीने के बाद इतना पैसा आने वाला है, अगले 3 महीने के बाद इतना पैसा आने वाला है। ये सिस्टम आज बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। आप देख लीजिए, लोग पोस्ट ऑफिस भूल ही गए लगभग। ध्वस्त हो चुका है। और आप ये देखिए जो प्राइवेट चिटफंड कंपनियां हैं जिसमें वो इन्वेस्ट करते थे, अब मैं बड़ी कंपनी है जिसको मतलब इतने सालों से जिसका केस चल रहा है, जिसके प्रमुख जो है जेल भी जाकर आ चुके हैं, जमानत भी हो चुकी है, तो इसका लाभ उन्होंने उठाया ना, और वो बेईमानी कर गए सब। वो रिफंड हो ही नहीं रहा है पैसा उनका। हाँ? आज की तारीख में जिसने 100-100 200 रुपए जमा करवाए वहां पर महीने के हिसाब से या सप्ताह के हिसाब से जो जमा कराए हैं, आज वो बैठा हुआ है 5 साल से 6 साल से इस इंतजार में कि हमारा रिफंड कब होगा। और ना सेबी का कोई कार्रवाई हो रही है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इस पर डिसीजन ले पा रही है कि एक क्लैरिटी आए। तो जो वो कहते हैं ना कि आप घरेलू बचत वाली जो बात कर रहे थे, तो वो घरेलू बचत तो 16 के बाद पहली बात तो जो जेब में पैसा तो निकल गया। देखिए पाकिस्तान तो है नहीं जी, इसका नाम चीन है, चाइना है। बिल्कुल। और जैसे आप आबादी के बाद को लेके बड़ा कहते हैं कि इतना बड़ा मुल्क है, वह आपसे भी बड़ा मुल्क है। बिल्कुल। इकोनॉमी के मामले में आपसे ज़्यादा है। आपके जैसा लोकतंत्र तो वहाँ है नहीं। वहाँ आप चाहे उसकी आलोचना करें या प्रशंसा करें, एक सख्त अनुशासन है। उनकी एक पार्टी की सेना है। अभी तक आपको ये पता नहीं लगा कि वहाँ कितने उनके सैनिक मरे। बिल्कुल। ठीक है ना। तो ऐसे पड़ोसी से लड़ने के लिए जो आपसे ताकत में और आपसे हर चीज़ में सवाया है, ताकत में ज़्यादा है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि सिर्फ बातें हुई। जैसे अभी एक बहुत अच्छा आया कि आत्मनिर्भर बने, बिल्कुल बने, लेकिन अब आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करना होगा? सिर्फ बयानों से हो जाएगा? एक दूसरे को गालियाँ देने से हो जाएगा? देखिए सिर्फ घोषणाओं की बात करें तो घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं। भरतपुर रेंज के डीआईजी लक्ष्मण गौड़, उनके बंगले से जो पकड़ा गया एक दलाल, वहाँ से फ़ोन करता था, वो लगातार धमकाता था, और जयपुर में वो ट्रैक। अब उनके बारे में जांच हुई, आईजी साहब के बारे में, डीआईजी साहब के बारे में, तो खुलासे हो रहे हैं कुछ। तो अब सरकार ने फिर आनन फानन में उनको एपीओ कर दिया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस तरीके का कोई पहला केस तो है नहीं। एपीओ होना एक अधिकारी के लिए कितनी बड़ी विभागीय सजा है, उसके क्या फ़र्क पड़ता है उसके कैरियर पे, और क्या कुछ आगे चल के इस तरीके के मामलों में मामला कहीं अंत तक पहुंचता है? या एपीओ में 2 तरह के मामले होते हैं। एपीओ जो किया जाता है वो बेसिकली इसलिए होता है कि आपको नेक्स्ट पोस्टिंग से पहले वेटिंग में रखा जाता है। नॉर्मली एपीओ का मतलब ये होता है। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो क्या होता है कि जब इंटरनल ट्रांसफर्स होते हैं तो उसमें होता है कि कई जगह कुछ अधिकारियों को रोक दिया जाता है, एपीओ करके रखा जाता है, और बाद में उनके लिए कोई सूटेबल पोस्ट जो अवेलेबल होती है उस पर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है। दूसरा एपीओ होता है कि जब आपके खिलाफ कोई जांच की कार्रवाई शुरू होने वाली है, उस कंडीशन में आपको एपीओ रख के मुख्यालय बुला लिया जाता है हाजिरी देने के लिए कि आप यहीं रहेंगे और हाजिरी देते रहेंगे। आपके हाथ में कोई फील्ड वर्क नहीं होगा, आपके अंडर में कोई काम नहीं होगा, आप सिर्फ आएंगे मुख्यालय में, अपनी हाजिरी भरेंगे, बैठेंगे और वापस चले जाएंगे। तो मतलब ये है कि एक तरह से आपकी सारी पावर्स आपके हाथ से ले ली जाती है। लेकिन दोनों कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। एक में ट्रांसफ़र की वेटिंग है, एक थोड़ी पॉजिटिव है, सकारात्मक है। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ जो है एपीओ में होती है, जो नॉर्मली करती है जब सरकार, तो ये होता है। अब इसमें एक बड़ी चीज़ आती है, एपीओ कर दिया ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि एसीबी की जो अब तक की कार्रवाइयाँ चल रही है उसको लेकर एक सरकार की बात नहीं करूँगा, विभिन्न सरकारों की बात करूँगा कि उनकी अप्रोच कैसी होती है। एसीबी जब भी किसी काम में ट्रैप करती है या किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करती है तो उससे पहले उसको गवर्नमेंट या कंसर्निंग डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है।
अब जैसे आईपीएस की बात आ गई तो वो सेंटर डीओपीटी देगा, मंत्रालय जो है। तो ऐसे मामलों में आसानी से मिल जाती है या देखिए, जहाँ तक मुझे याद है अनुमति की बात 99% केसेस ऐसे हैं जिसमें इस तरह की इजाज़त नहीं मिलती है। तो फिर भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? सिर्फ भाषण देने से रुक जाएगा? वो वही चीज़ है कि आपने ट्रैप करके आपने पकड़ लिया उसको। राजस्थान के कई, मैं चलिए सेंटर पे नहीं जाता हूँ, राजस्थान की ही बात करूँ, कई आरएस अधिकारी हैं, कई अन्य अधिकारी हैं, कई पुलिसकर्मी हैं। आप पिछले 3 माह या 6 माह की राजस्थान पत्रिका की फाइल पढ़ लीजिए, आपको एक लिस्ट बनाते बनाते थक जाएंगे यार। हर दूसरे तीसरे दिन तो कोई ना कोई केस उसमें आता है। यही होता है कि विभाग के पास फाइल जाती है, एसीबी एक भेजता है अब फॉर अप्रूवल कि इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। जांच तो वो कर लेते हैं लेकिन कार्रवाई शुरू की जाए, और मामला घूम फिर के आता है कि विभाग उसको अप्रूवल नहीं देता है, चाहे वो यहाँ पे तो चीफ फिर ये मिनिस्टर। मिली भगत है, सब मिले जुले हैं। अब ये कहना ही पड़ेगा। अब ये गणित क्या कितने है? लोग अपनी नौकरी से बर्खास्त किए गए? हम चलिए पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, आपको याद आता है, आपने तो बहुत लंबे समय तक रिपोर्टिंग की, सारी बीटें दी। देखिए, मैं इसीलिए मैंने कहा ना 99% अभी 4 अधिकारी अपने को याद नहीं आएंगे कि उनको या तो ये हुआ है वो भाग गए, भाग गए हैं। सही वो बात अभी बोल रहा तक विभाग उन्हें खोज ही रहा है। देखिए, जो इसमें- भूसे में सुई भी ढूंढ लेता है वह जो है एक बड़े अधिकारी को नहीं खोज पाता। देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में तो कोई, खैर वैसे रेयर केसेस हैं जो भगा लेकिन- हो, लेकिन- लेकिन- अब जैसे कई आईएएस के मैं बड़े उदाहरण अधिकारियों की बात कर रहा हूं, हाँ, उनके प्रति ये जो नरमपंथी है ये इस हद तक है कि उनके सारे गुनाह एक तरीके से माफ है, माफी हैं, अदालत बिल्कुल में माफ चलते है। रहे। बिल्कुल माफ। आप ये देखिए कि विभाग को, एसीबी को अनुमति नहीं मिलती है, कोर्ट में मामला जाता है, वहाँ पे वो बरी होके आ जाता है, और बाद में बाकायदा आपको सरकार याद बहाल है कर देती राजस्थान पुलिस के डीजीपी साहब ने एक लिस्ट दी थी कि इतने पुलिस कर्मचारी हमने घर बिठाए हैं। जी। बहुत अच्छा लगा कि चलिए उसमें कांस्टेबल हैं, कुछ हेड कांस्टेबल हैं, एसआई हैं, अच्छा लगा। लेकिन थानेदार के ऊपर उनकी लिस्ट कहाँ है? हम उस लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस महकमे की कोई लिस्ट या बड़े अधिकारियों आईएएस आईपीएस में कोई लिस्ट तो समझ में आवे। हम देखिए- केंद्र से भी सवाल है और राज्य से भी है। बिल्कुल बिल्कुल सवाल है। केंद्र ने कुछ अधिकारी इनकम टैक्स और उसमें घर बिठाए हैं, जिन पर आरोप चल रहे हैं। देखिए, सिर्फ घर बिठाए गए हैं। हाँ। आप इस बात को गौर कीजिए, घर बिठाए गए हैं, लेकिन आप बताइए ऐसे मामलों में कितनों को सजा हुई? ये अपने आप में, मतलब आप कहते हैं ना कि वो माइक्रोस्कोप सजा कहाँ हुई है? हम देखिए, हम खान महाघोटाले में देख लीजिए, बिल्कुल मतलब बड़े बड़े बैनर और क्या नहीं छपा, जो पुलिस ने बताया, जो एसीबी ने बताया, जो इन्हीं एजेंसियों ने बताया ना। बिल्कुल। पत्रकार ने अपने मन से तो नहीं लिखा, अखबार ने अपने मन से तो नहीं लिखा कि, और उसको महाघोटाला नाम दिया गया था। बिल्कुल। बाद में वो आए, प्रमोट हुए, रिटायर हो गए, अभी अदालत में मामला चल रहा है, तो अब वो ठीक है, वो तो अब न्यायालय के देखिए, आपको तो मैं बड़ा अजीब सा एक उदाहरण में संबंधित अधिकारी का नाम नहीं लूंगा, उन अधिकारी महोदय को काफ़ी लंबे समय तक एपीओ रखा गया सिर्फ इस भ्रष्टाचार के मामले को लेकर। उनके खिलाफ जांच भी होती रही, तो और बाद- सस्पेंड करना और एपीओ करना, नहीं, और उसके ये बाद- एक तरीके से उसका बचाव है, ना कि उसको कोई इस तरीके नहीं, से। और उसके बाद बहाली होने के बाद वही विभागीय जांच संभाल रहे थे। जी। मतलब आप ये देखिए, जिनके खिलाफ जांच चल रही थी वही उस डिपार्टमेंट को संभाल रहे थे। तो एक बात बताओ, अब जैसे खाद्य मंत्री हैं सरकार में रमेश मीणा जी। वो बड़े नाराज भी रहे राज्यसभा चुनाव के समय, हमने उनकी नाराजगी देखी। अब कल उन्होंने कहा है कि कई पुलिसकर्मी निकम्मे हैं, छटनी कर घर बैठाए जाएं। अब पुलिसकर्मी में पुलिस अधिकारी शामिल हैं या नहीं? देखिए, ये तो सीधी सी बात है कि एक भड़ास है कि अगर आपके मनमर्जी का पुलिस अधिकारी आपके क्षेत्र में नहीं लगाया जा रहा है तो एक सीधा सा आरोप यही लगता है। जी। अब उसका बहाना बनाया जा रहा है भरोसी लाल जाटव जी जो थे पूर्व मंत्री, उनको लेकर कि उन पे फायरिंग करने पहुंच गए अब पुलिस। समय बिल्कुल हमारे पास बीतता जा रहा है। कोरोना को लेके अब आपकी क्या राय बन रही है? क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा संक्रमित हैं और औसत अब 15,000 से ज़्यादा रोज पूरे देश में संक्रमित आ रहे हैं। देखिए, संक्रमित आ रहे हैं, ये प्रवासियों के कारण भी हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो बात है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें रिकवरी वाले पेशेंट्स का नंबर अब ज़्यादा बढ़ाकर देना चाहिए, बताना चाहिए कि अगर आज 5 लाख पेशेंट हैं तो उसमें अगर 58% या 55% ठीक हो गए हैं तो हमें जनता को ये बताना चाहिए कि 2-2.25 लाख ही एक्टिव हैं। अब राजस्थान में 78% रेशो है। जी। फिर देख लीजिए आप। जी, वक्त के साथ जांचें बढ़ेंगी क्योंकि 2 लाख जांचों तक तो हम आ गए हैं, हमारा टारगेट 4 लाख है। तो संक्रमितों की संख्या बढ़ने से घबराना नहीं है कोरोना, लेकिन कोरोना की चुनौती बरकरार है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। शरद जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार। अब हमारी मुलाकात सोमवार को होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं कार्टून ऑफ द डे के साथ। नमस्कार, बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ।